वेलकम बैक नाज़रीन। मैं आइनी तरमीम जो हो रही हैं उसके हवाले से तहफ़्फ़ुज़ात हैं बार्स को, वकला को, और मैं समझता हूँ कि उसमें कुछ सियासतदानों को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं। दूसरी तरफ हुकूमत जो है वो आइनी तरमीम करने तरफ जा रही है। आज असद कैसर साहब का कहना है कि हमारे मेंबरान को जो है पहले ड्राया धमकाया जा रहा था, अब 20-20 करोड़ की ऑफर हो रही है। वैसे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये वतीरा है कि अब जो वोट देंगे उनके ऊपर वैसे भी 20 करोड़ का या कोई भी इल्जाम लगा देंगे, लेकिन मेरे ख्याल में अगर ये हो रहा है तो नामुनासिब है। दूसरी तरफ जो है राना सनाउल्लाह जो है वो कह रहे हैं जी हमारे नंबर्स पूरे हैं, और मौलाना साहब जो हैं वो हर तरफ हरी झंडी लेके जो है वो जो भी आता है उसको सब्ज झंडी दिखा रहे हैं। ये क्या माजरा है? मेरे साथ इन तमाम मौजूआत पे बात करने के लिए बड़ी रेलेवेंट शख्सियत हैं। मोहतरम मुनीर भट्टी साहब हैं, सदर लाहौर बार। वेलकम करते हैं प्रोग्राम में। अस्सलाम वालेकुम भट्टी साहब। सर भट्टी साहब, ये जो सूरत हाल है हम आपसे गाए गाए बात करते रहते हैं, और आप यकीनन इस पे कानूनी तौर पे और आईनी मामलात को समझते हैं चूंकि, तो उस पे ऊपर आप अपने रिमार्क्स पास करते हैं। आज जो हालात हैं पाकिस्तान के, एक तरफ शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है, एहतजाज की आज हम बात नहीं करेंगे, लेकिन असद कैसर साहब का ये जो कहना है कि हमारे लोगों को खरीदा जा रहा है और पहले ड्राया धमकाया जा रहा था, और क्या आपको लगता है कि ये तरमीम, इस पे बात मैं बाद में करूंगा, अगर ये तरमीम जबरदस्ती कर ली जाती है, अगर इनको नंबर्स पूरे हो जाते हैं तो फिर नताइज क्या निकलने वाले हैं? मकसद क्या है इनका? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सर आप की बड़ी रेलेवेंट बात है इस हवाले से कि आईनी तरमीम का नतीजा क्या निकलने वाला है। बात यह है कि तरमीम अल्टीमेटली आपको पता है कि पार्लियामेंट ने ही करना होती है। ये कोई पहली तरमीम नहीं, इससे पहले 25 तरमीम पहले भी पार्लियामेंट के अंदर आई है। शायद मेरा ख्याल है तरीकाकार में कुछ फर्क है या टाइम गलत है, और टाइम जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट होता है। मैंने हमेशा ये बात की है, जो सुबह अखबार 20 रुपए का बिकता है, शाम को वही 20 रुपए किलो बिकता है। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है। शायद इस वक्त जो है सूरत हाल इस तरह की है, एनवायरनमेंट इस तरह का बन गया है कि शायद लोग कहते हैं कि ये तरमीम जो है वो नहीं होनी चाहिए, जबकि मैं समझता हूँ आपने शायद देखी है, ये नहीं देखी, मैंने सारा ड्राफ्ट पढ़ा है। 53 तरमीम तजवीज़ की गई हैं गवर्नमेंट की तरफ से जो पार्लियामेंट के अंदर आना सही। उसमें से 90% ऐसी तरमीम है जिसके ऊपर किसी को डिस्प्यूट नहीं होना चाहिए, बल्कि इवन किसी सिटीजन को भी नहीं होना चाहिए, है भी नहीं शायद। 10% वो हैं जो बगल में से निकाल के और एक चोर दरवाजे से शायद उस तरमीम को लाया जा रहा है। अगर यही तरमीम आप पब्लिक में फ्लोट करती गवर्नमेंट, और जो रेलेवेंट स्टेक होल्डर्स थे उनको बुलाते, रेलेवेंट कमेटीज के अंदर डिस्कस होती, कैबिनेट से मंजूरी लाने के बाद जो है पार्लियामेंट में लेके आ जाते, तो शायद ये इतना बड़ा शायद हवा ना होता। उसमें से जो ज्यादा मुतराजे होती, जिनके ऊपर मेजोरिटी वोट ना करती, वो बेशक डिस्कार्ड हो जाती। लेकिन आखिरी रात तक जब मुजवजे का जो है वो लोगों को इतला नहीं थी, और कहीं से हमें ये भी पता चला कि वो जो मुजवजा है वो ज्यादा हैं, 2 या 3 ड्राफ्ट हैं, तो उससे भी चीजें मशकूक हुई। हालांकि उसमें कोई ऐसी बात नहीं थी। आज अल्टीमेटली वही मुजवजा जो है दोबारा से पार्लियामेंट के अंदर पेश होने जा रहा है। सही। और असद कैसर साहब का ये बात करना कि जी हमारे एमएनए को खरीदा जा रहा है, देखें सर बात ये है, जिसने भी ये देखें सर, खरीदारी और जमीर की खरीदारी और वोट की खरीदारी ये आज से नहीं सदियों से है। खासतौर पे 90s के बाद तो हमने हमेशा सुना, कभी लोटा का लफ्ज सुना और कभी जो है फ्लोर क्रॉसिंग के हवाले से बातें ऐसी सुनी। और अभी जो है इस वक्त जो वक्त की जरूरत है वो इस तरह से है कि हर किसी ने अपनी इज्जत और वकार और सियासत को बचाना है। जो लोग ऐसा करेंगे, अपने जमीर के खिलाफ वोट देंगे, वो हल्के के अवाम के सामने अल्टीमेटली उनको पेश होना है। सही। और जब भी इलेक्शन होगा उनको वो कॉन्सिक्वेंसेस फेस करना पड़ेंगे व्हाटसोएवर। लेकिन इस वक्त जो है जो तरमीम होने जा रही हैं, गवर्नमेंट का सारा इसके ऊपर जोर है कि वो ये तजावीज जो है, ये तरमीम जो है वो उनको पास करना चाहते हैं। ठीक है। और हो सकता है उसके पीछे को विजडम हो। लॉ मिनिस्टर साहब ने जो मीटिंग की है पूरे पाकिस्तान के लॉयर कम्युनिटी के साथ, जिसमें पूरे पाकिस्तान की बार काउंसिल मौजूद थी, सूबों की तमाम की, और बार एसोसिएशन के तमाम सदूर शामिल थे,
उन्होंने हमें ये कहा कि सुप्रीम कोर्ट के फोरम से आप एक कमेटी बना दें, ठीक। उस कमेटी में तमाम हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट रख दें, पाकिस्तान बार काउंसिल की नुमाइंदगी रख दें, प्रोविंशियल बार काउंसिल का एक वाइस चेयरमैन आ जाए। तो ये आप कमेटी बना दें, ये ड्राफ्ट आपके सामने मैं रख देता हूँ, इस ड्राफ्ट को आप डिस्कस कर लें। इसको जितना भी आप रिफाइन करेंगे, जितना भी आप बेहतर इसमें मेरी हेल्प करेंगे या इसकी ट्रिमिंग करके मुझे देंगे, मैं अपनी पार्टी के साथ डिस्कस कर लूंगा, कैबिनेट में भी डिस्कस कर लूंगा। ठीक। और आपकी राय, चूंकि आप स्टेक होल्डर है, आपकी राय पार्लियामेंट के अंदर जानी जरूरी है, चली जाएगी। तो अभी वो कमेटी भी उसके ऊपर काम कर रही है, यकीनी बात है। उसमें भी हमें काफी सारी, हमें भी जो बार एसोसिएशन के तौर पे हमें भी काफी सारी रिजर्वेशन थी, और उन तमाम रिजर्वेशन को उस कमेटी के अंदर डिस्कस किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के प्रेसिडेंट शहजाद शौकत साहब जो हैं उसको टेकअप कर रहे हैं, और उसमें तमाम जितने भी ओहदेदारान हैं वो उस कमेटी। अच्छा भट्टी साहब, ये एक बड़ी अहम बात है, जितनी गुफ्तगू आपने की है या शौकत साहब से भी मेरी गुफ्तगू हुई, इसी तरह बहुत सारे वकला से मेरी गुफ्तगू हुई, कोई भी शख्स जो है या कोई भी वकील जो है जो कानून समझने वाला है या कोई साबिका जज, किसी ने ये नहीं कहा कि इसमें जो तरमीम आ रही हैं उसमें कोई झोल है। वो कहते हैं ये सारी जरूरी है, पेंडेंसी बहुत है, और इससे सुप्रीम कोर्ट का वर्कलोड भी कम होगा और डिवाइड होगा, और ये रोज आए दिन जो आईनी मामलात लेके बड़े बड़े सियासी लोग जाते हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ, तो आम आदमी सफर नहीं करेगा। तो जब इस पे इत्तफाक है तो फिर टाइमिंग के ऊपर आके क्यों, ये इसकी वजह क्या है? जी 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 जी। दो बातें हैं, एक है रियलिटी, एक है पॉपुलैरिटी। लोग रियलिटी की बात कम करते हैं और कम ही सुनते हैं, पॉपुलैरिटी की बात ज्यादा करते हैं, पॉपुलैरिटी की बात ज्यादा सुनते हैं। गुजारिश ये है कि पॉपुलैरिटी ये है कि जितना भी ये तरमीम का मुजवजा आया है इसको डिस्कार्ड कर देना चाहिए। सही। और रियलिटी ये है जो अभी आपने बात की, मैं आपसे इत्तेफाक करता हूँ कि पाकिस्तान की अदालतों में 34 लाख मुकदमे जेर समात हैं। इस मुल्क में जो इस सिस्टम का, जुडिशल सिस्टम का स्टेक होल्डर है, ये वही अल्लाह दिता, नूरा बीबी और दीन मोहम्मद है, जो जिससे ये निज़ामी अदल चल रहा है, जिसकी वजह से निज़ामी अदल चल रहा है। उनके जो मुकदमात हैं उनकी तरफ कोई तवज्जो नहीं देता। आप देखें, पिछले एक लंबे अरसे से मैं भी और आप भी देख रहे हैं कि कभी सुप्रीम कोर्ट में रिजर्व सीटों का केस सुना जा रहा है, कभी उसमें जो है वो डिफरेंट किस्म की आईनी जो है मामलात को सुना जा रहा है, सियासत को सुना जा रहा है, और कभी जो है वो बेंच वन में हम देखते हैं कि वीडियो के ऊपर जो है वो गुफ्तो शदीद जारी होती है, और लार्जर बेंच और फुल बेंच काम कर रहे हैं। जो आर्टिकल 185 में लोगों के रीजनल राइट्स हैं क्रिमिनल साइड पे और सिविल साइड पे, आप देखें कि क्रिमिनल साइड पे आप देखें 2005 और 6 की क्रिमिनल की अपीलें जो हैं वो जेर समात हैं। 2005 और 6 की अपीलों का मतलब ये हुआ कि 20 साल से बंदा जेल के अंदर है, बिल्कुल, और 30 साल बाद सुप्रीम कोर्ट अगर उनके मुकदमात की समाअत करेगी तो वो ये कहेगी कि जनाब आपको अगर किसी को कहेंगे जी आपको बाइज्जत बरी किया जाता है तो उसको क्या फायदा होगा? 20 साल हैं वो उसको कौन वापस करेगा? बिल्कुल ठीक। कई सारे मुकदमात में ऐसा भी है कि जिन लोगों की अपीलें डेथ सेंटेंस वालों की और लाइफ इम्प्रिजनमेंट वालों की सुप्रीम कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, कई अपीलों में ऐसा होता है जब अपील समाअत के लिए आती है तो पता चलता है जो कॉन्विक्ट है उसकी जेल के अंदर जो है वो डेथ हो चुकी है। तो ये सिस्टम के लिए बड़ी शर्मनाक बात है। इसी तरह से सिविल राइट जो है हम देखते हैं कि आए रोज अखबारात में और खासतौर पे आप मीडिया वाले बड़ा चीजों को इस तरह से फिर करते भी हैं, फ्लैश करते हैं कि जनाब दादे ने केस दायर किया था, आज सुप्रीम कोर्ट ने उसके पोते को इंसाफ दिया है। तो ये मैं समझता हूँ सिस्टम के लिए एक सवालिया निशान है। ये सवालिया निशान इसलिए भी है कि पार्लियामेंट का जो असल काम है वो है लेजिस्लेशन, बिल्कुल ठीक, तरमीम लेके आना, ये पार्लियामेंट का काम है, पार्लियामेंट का इख्तियार है। आज देखें अगर तरमीम नहीं आ रही तो आज भी हम 1898 वाला क्रिमिनल प्रोसीजर कोड बिल्कुल ऐसे ही करने के लिए मजबूर हैं। अहम बात है, सिविल प्रोसीजर के ऊपर अमल दरामद करने के लिए मजबूर हैं, और 1860 वाला पीनल कोड जो है उसके ऊपर हम अमल दरामद करने के लिए इसलिए मजबूर हैं कि पार्लियामेंट अपना काम नहीं कर रही। ये पार्लियामेंट आपको और मुझे 83 बिलियन रुपीस की एक साल में पड़ती है, जो आपके और मेरे टैक्स के पैसों से ये पार्लियामेंट चलती है। जो उनका असल काम है वो नहीं करते। ये बिल्कुल ठीक। अच्छा सर, इसको मैं चाहता हूं वन बाय वन ना, एक बड़ा अहम सवाल है जो रात से लोग टेलीफोन करके, बल्कि मैंने कई दोस्तों को बताया कि मैं आज कोशिश करूंगा कि सदर लाहौर बार जो हैं वो मेरे साथ हों। तो एक सवाल मुझे स्पेशली कहा गया कि शमसी साहब आप जरूर ये इसका जवाब चाहिए कि कभी कोई ऐसा
मैंने तो वैसे किसी मुल्क में नहीं सुना। हम यूरोप की मिसालें देते हैं और कहते हैं कि जी यूरोप में टैक्स 100% है और टैक्स जो है वो लोग पे करते हैं, और वो आपने देखा बड़ी खुशी से पे करते हैं क्योंकि उनको अपने बच्चों की स्कूल फीस की फिक्र नहीं, उनको बिजली के बिल की फिक्र नहीं, उनको बेरोजगार होने की कोई फिक्र नहीं क्योंकि बेरोजगारी अलाउंस भी मिलता है, एजुकेशन फ्री है, हेल्थ उनकी फ्री है, उनको रहने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो डिपेंडेंट हैं अपनी गवर्नमेंट के ऊपर हमेशा से, और उनको जॉब्स भी मिल जाती हैं, और जब बेरोजगार होते हैं तो बेरोजगारी अलाउंस मिलता है। तो हम अगर कंपैरिजन करें पाकिस्तान के टैक्स पेयर के साथ, पाकिस्तान टैक्स पेयर टैक्स दे रहे हैं 40 लाख के करीब लोग, जो है एफबीआर ने जो दिया है, बड़ी बड़ी कंपनीज डाटा जो है। लेकिन मैंने रात उनकी एक गुफ्तगू सुनी जो कि मैं बोलना नहीं चाहता लेकिन मैं कह देता हूं, उसमें कोई हर्ज नहीं है, कि कोई फिरौनियत सी मुझे नजर आई कि जी हर शख्स जो है वो नॉन फाइलर होगा आने वाले वक्त में। ओके जी, अब मुझे बताएं कि क्या कभी आपने कहा बैठ के कि हर शख्स को रोजगार मिलेगा, कोई शख्स बेरोजगार नहीं होगा, हर शख्स के बच्चे को स्कूल की फीस पे करने के लिए पैसे मिलेंगे जब तक वो रोजगार नहीं होगा? क्या आपने कभी सोचा कि किसी के घर बिजली का बिल जब आता है तो उसकी तनख्वाह नहीं उतनी वो बच्चों की फीसें दे, किराया दे, और जब बिल भरने के लिए पैसे नहीं होते वो किससे कर्ज ले रहा है? आप कैलकुलेशन कैसे करेंगे? अगर वो लाख रुपया किसी से कर्ज लेके बिल दे रहा है, या उसने गाड़ी किस्तों पे ली हुई है, या उसने गाड़ी कर्ज लेके ली हुई है, और बच्ची की शादी पे अगर 15-20 लाख लगा रहा है तो बहन भाइयों से कर्ज लेके लगा रहा है। मुझे जरा सर इस पे तो जरा गाइड करें, आप लोगों के मसीहा हैं, आप लोगों के केसेस को डील करते हैं, क्या ये तहफ्फुजात जो लोग लेके आ रहे हैं हमारे पास एज ए जर्नलिस्ट या आपके पास, ये दुरुस्त है उनके? सर मसीहा तो अल्लाह की जात है, और अल्लाह की जात सबकी मसीहा है, वो वही है जो कुदरत जो है सारे मामलात को देखती है और करती है, वही हर चीज़ के ऊपर कादर है। मैं तो एक अदना सा इंसान हूँ। गुजारिश ये है कि ये वो मुल्क है जिसमें मैं समझता हूँ कि घर से निकलने से लेकर और घर वापस जाते तक, आप घर से निकलते हैं, पहले आप रिंग रोड के ऊपर टैक्स देते हैं, फिर आप गाड़ी में फ्यूल डलवाते हैं, फिर उसके ऊपर आप टैक्स देते हैं, फिर आप दोपहर को खाना खाते हैं, खाने के साथ प्लस टैक्सेस, फिर टैक्स देते हैं, फिर आप जनाब रात तक जितने भी आपके सर्विसेज के जो कोई बिल मिलता है उसके अंदर से टैक्स काटते हैं। आपका हर रोज बैंक में से एक मिनट बाद मैसेज आ रहा होता है, जी ये फेडरल टैक्स काट दिया गया है, ये विद होल्डिंग टैक्स काट दिया गया है। मैं कहता हूँ कि पूरे 24 करोड़ अवाम में से मुझे बता दें, जो बच्चे का फीडर और दूध खरीदता है, वो उससे लेकर बड़ी से बड़ी कंपनी तक कौन है जो टैक्स नहीं देता? असल मसला ये है कि टैक्स चोरी होता है, और टैक्स बड़े बड़े जो ओहदेदारान हैं, जिनके ऑफिसर्स बैठे हुए हैं, वो टैक्स चोरी करते हैं, अरबों रुपए के वो टैक्स चोरी करते हैं। अपनी समझ लें कि 1 किलो गोश्त के लिए इस मुल्क की अवाम की पूरी गाय जो है वो हलाल करते हैं। असल मसला वहाँ है। बिल्कुल ठीक। का जो विद होल्डिंग टैक्स है, मुझे बताएं कौन, आप गाड़ी में पेट्रोल डलवाएंगे तो विद टैक्सेस है, हाँ बिल्कुल, आप कैसे रोक सकते हैं? आप बिजली का बिल पे करेंगे तो विद होल्डिंग टैक्स है, विद टैक्सेस है, आप कैसे उसको अवॉइड कर सकते हैं? आप किसी होटल में से खाना खाएं प्लस टैक्सेस, आप बिल दिए बगैर वहां से उठ नहीं सकते। तो कौन सा पाकिस्तानी है जो टैक्स नहीं देता? लेकिन इस मुल्क में आप देखिए कि आपको हेल्थ खरीदना पड़ती है, एजुकेशन खरीदना पड़ती है, आपको सिक्योरिटी अपनी खरीदना पड़ती है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो मैं समझता हूं जो मरने से पहले अपनी कब्र खरीद लेगा वो कब्र के अंदर जाएगा, जो कब्र के पैसे नहीं देगा वो रोड के ऊपर उसकी लाश रहेगी। ये वो मुल्क है। इवन कफन पे भी टैक्स है। ये कह रहा हूं कि टैक्स जो है वो सारी कौम दे रही है, ये कौम से ले भी रहे हैं, कौम की हड्डियों से निकाल रहे हैं। बिल्कुल ऐसा। और उनको जीने जोगा नहीं छोड़ रहे, लेकिन उसके बल्कि उनको धमका रहे हैं, अब उसके अगेंस्ट आप देखें कि कोई यहाँ ना सेहत का मसला, ना कोई मामला है, ना एजुकेशन। आप देखें एक तरफ जो है खुले आसमान के नीचे हमारे बच्चे जो हैं टाट के ऊपर या जमीन के ऊपर बैठकर पढ़ने के ऊपर मजबूर हैं, और वहीं सर एचएसएन लेवल के जो कॉलेजेस हैं उसमें एलीट क्लास पढ़ती है, और वहाँ जो है प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर दाखिले करवा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसा ही। एक तरफ जो है सर हॉस्पिटल जो है वहाँ सर एक बेड के ऊपर 4-4 मरीज पड़े हैं, और गलियों में भी मरीज पड़े हुए हैं, और एक तरफ उसी हॉस्पिटल के अंदर सर एक बड़ा सारा अटेंडेंट का कमरा है, एक बहुत बड़ा उसका पेशेंट का कमरा है, और सारे डॉक्टर्स ऊपर बोर्ड बना के बैठे होते हैं। सही। इसी तरह से सर सारे का सारा निजाम है,
आप बेशक ब्यूरोक्रेसी में देख लें, आप अपनी पार्लियामेंट के अंदर देख लें, आप इस सोसाइटी के अंदर देख लें, दौरा में आ रहा है सर। एक तरफ जो है गुल गुपाड़ा मचाने के ऊपर जो है एसएचओ जो है वो चौक में लिटा के सर चतरोल करता है, और एक तरफ सर रात को जो अलीट क्लास है जिम खाना में रात को जो पी के गिरी होती है, वहां वही एसएचओ सर उनको उठा के घर में सर्विसेज दे रहा होता है, आता है तहफ़्फ़ुज़ के साथ छोड़ के आता है। बिल्कुल ठीक, के अंदर शामिल है। बिल्कुल ठीक। तो सर ऐसे निजाम को हम क्या कहें, ये एक मुनाफिकत का दौर है और एक मुनाफिक निजाम है, जिसको मैं समझता हूँ ये साम्राज्यी कुव्वतें उसी तरह से जिस तरह से वायसराय डील करता था, आज हम हमारे मैं कहता हूं जी भट्टी साहब आपने आज गरीब आवाम का जिनका ये खून चूस रहे हैं उनकी तरफ से जो कैथारसिस किया है उस पे यकीनन अवाम आपके शुक्रगुजार होंगे। लेकिन थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस, आप उसकी तरफ जाने से पहले जो सऊदी वफद आया और 27 MOU साइन हुए, उससे लगता है कोई पाकिस्तानी कौम के कोई मसाइल हल होने जा रहे हैं यहाँ, या इन्वेस्टमेंट जो सऊदी अरब से आ रही है उसकी तरफ देख के दीगर ममालिक से भी इन्वेस्टमेंट आएगी और आपको कुछ अच्छाई नजर आ रही है आने वाले दिनों में? सर आप देखिए, रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक खातून आई और उसने कहा कि या रसूलल्लाह ये मेरा बच्चा जो है वो मीठा खाता है बहुत ज्यादा, इसको मना करें। तो रसूल माब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि बीबी इसको कल लेकर आए। तो अगले दिन रसूल माब के पास जब वो खातून आई तो उन्होंने कहा होगा कि जो है बेटा मीठा ना खाएं या कम खाएं। तो उस बीबी ने कहा कि या रसूलल्लाह ये बात तो आप कल कर सकते थे। उन्होंने कहा कि बीबी कल तक मैं खुद खाता था, मैं इसको कैसे कह सकता था। एक बच्चे को सर जिनके बारे में ये है कि उनका उस जबरदस्त हमारे लिए रहनुमाई है, जबरदस्त। बताएं सर, जिस मुल्क की अशराफिया की सारी के सारे एसेट अमेरिका में, सऊदिया में, चाइना में और यूरोप में है, वो इस मुल्क में क्या इन्वेस्टमेंट लाएंगे सर, ये मुझे बताएं। बिल्कुल इस मुल्क में सर रिटायर होने वाले आज से मैं कहता हूँ आप 20 चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ निकाल लें, उनमें से एक भी यहाँ नहीं है, ना किसी की जायदाद यहाँ है। आज से पिछले 20 चीफ जस्टिस निकाल लें, ना कोई यहाँ है ना किसी की जायदाद यहाँ, बच्चे इधर है। बिल्कुल इसी तरह से सर जितने बड़े पार्लियामेंटेरियन हैं जो एस्टेब्लिशमेंट का पार्ट है, ताकतवर हर हवाले से हर दफा जीत के आ जाते हैं, आप उनमें से मुझे एक फैमिली का बताएं कि उसके बच्चे यहाँ हैं, उसके एसेट यहाँ हैं। इन्होंने सर लोगों को इस तरह से खौफजदा किया हुआ है कि लोगों ने अपनी सारी इन्वेस्टमेंट निकाल के सर मुख्तलिफ मुल्कों के अंदर ले गए हैं और यहाँ सिर्फ लोग आते हैं दिहाड़ियां लगाने, इस मुल्क को लूटने के लिए आते हैं। ये जो इस वक्त हुक्मरान है, आप बताएं इनके बच्चे और प्रॉपर्टियां किधर हैं? ये सही साहब की प्रॉपर्टियां किधर हैं? ठीक है, ठीक। वासिफ और वासिफ साहब की प्रॉपर्टियां किधर हैं? और जो इसके बाद भी आएंगे उनकी भी यही सूरत हाल है। बिल्कुल ठीक है। सर दिस इज वेरी अनफॉर्चुनेट। आप कैसे कह सकते हैं कि मेरे मुल्क के अंदर जो है आप इन्वेस्टमेंट करें, एनवायरमेंट सेफ है, ठीक, जबकि आप खुद अपने आप को और अपनी इन्वेस्टमेंट को इस मुल्क के अंदर सेफ। बिल्कुल ठीक है। अब थोड़ा आगे बढ़ते हैं, शंघाई ताउन जो तंजीम की यहाँ पे कॉन्फ्रेंस हो रही है, उसके नतायज आपको क्या लग रहे हैं? क्योंकि थोड़े से खतरात भी हैं, क्योंकि कल जो हमारी अपना कानून नाफिज करने वाले अदारे हैं उन्होंने सफारतकारों को, जितने भी यहाँ गैर मुल्की सफारतकार हैं, अपनी मूवमेंट जो है वो महदूद रखने का मरासला एक जारी किया था। और ये नॉर्मल बात नहीं है, मैं तो इसको नॉर्मल नहीं समझता। और दूसरी तरफ शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस हो रही है, दुआ है हमारी कि पुरअमन तरीके से ये हो जाए, क्योंकि ये सबका कॉमन मसला है, क्योंकि मेहमान आ रहे हैं। तो आपको लगता है कि हम कामयाबी से हमकिनार हो जाएंगे और जो पाकिस्तान के अज़ाइम हैं अच्छे, वो उनमें हमारी हुकूमत जो है वो कामयाब हो जाएगी? देखिए सर, अच्छी बात है, मेहमान आएंगे, उनको वेलकम भी करना चाहिए, उनकी सेफ्टी का भी ख्याल करना चाहिए। इस हवाले से तो हम अप्रिशिएट करते हैं। लेकिन आप देखें कि जब जब इस मुल्क के अंदर कोई वाकया होता है, जो भी गवर्नमेंट की अपोजिशन होती है वो उन्हीं दिनों को चुन लेती है कि हमने इन्हीं दिनों में जो है वो अपना प्रोटेस्ट करना है, लॉन्च करना है और एक जो है एक एनवायरनमेंट ऐसा पैदा कर देना है जिससे एक हैजान वाली सूरत हाल हो। इसमें मैं समझता हूँ कि बाहर से आने वाले जो भी मंदुबीन हैं, जो भी इस मुल्क के अंदर जो है उस कॉन्फ्रेंस के लिए आना चाहते हैं या आए हुए हैं, उन सब की सेफ्टी का ख्याल करना चाहिए। और हमारे इंटरनल मसाइल 100 सही, लेकिन इंटरनेशनली मैं समझता हूँ दुनिया के सामने हमारा इस हवाले से जो है तमाम मजहबी और सियासी जमातों को चाहिए कि मुल्क की खातर, इस कौम की खातर और इसके मुस्तकबिल की खातर जो है ऐसा इंप्रेशन दें कि ये एक सेफ मुल्क है। अगर उनके सामने इस तरह का इंप्रेशन देंगे कि यहाँ झगड़े हैं, यहाँ लड़ाइयाँ हैं, तो वो कैसे यहाँ इस मुल्क को सेफ समझेंगे और कैसे इस मुल्क के अंदर इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीर भट्टी साहब हमारे साथ थे, सदर लाहौर बार।
नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमने तमाम इश्यूज जो आज के हवाले से हैं उनको डिस्कस किया है और यकीनन हम इस बात पे बात करते रहेंगे। जो है जो हम देख रहे हैं इजलास जो बुलाया जा रहा है, मुश्तरका इजलास पार्लियामेंट का शंघाई ताउन कॉन्फ्रेंस के हवाले से, हमने देखा इंतजामात के हवाले से वजीर आजम बार बार जो है अपनी काबीना से जो है मीटिंग कर रहे हैं और उनके हवाले से जो कामयाबियां हैं या जो एजेंडा है या उसको कामयाब बनाना जो है उसके इंतजामात हैं, यकीनन हुकूमत अपनी एफर्ट कर रही है। लेकिन यहां हमें देखना है कि अपोजिशन जो है उसके भी कुछ जिम्मेदारियां हैं, क्या वो अपनी जिम्मेदारियां निभाएंगे? आज के प्रोग्राम में मुझे और मेरी टीम को इजाजत दीजिए। आपसे आइंदा प्रोग्राम में मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।